चलिए पहले तो अपन डिस्कस कर लेते हैं आज अपन क्या करेंगे। तो ये आपका FIJC का आज का लास्ट लेक्चर है बिफोर योर FIJC एग्ज़ाम्स, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अपन कुछ नया 12th या CA फाउंडेशन से रिलेटेड तो अभी नहीं कर पाएंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर बेसिकली आई बिलीव 2 टॉपिक्स का रिविजन बाकी था। वन इज़ फाइनल अकाउंट्स एंड वन इज़ सब्सिडरी बुक्स। मेरे हिसाब से मैंने डेप्रीसिएशन का रिवीजन, BRS और रेक्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा डेप्थ में, डेप्रीसिएशन ऊपर से रिवीजन ले चुका हूँ। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स तो वी हैड डन, और सिंगल एंट्री का भी मैंने, क्योंकि वो बहुत रीसेंट टॉपिक था, ऊपर से उसका रिवीजन करवा दिया था। तो आर बेसिक ऑब्जेक्टिव विल बी आज फाइनल अकाउंट्स पे फोकस करना एंड थोड़ा सा इस पे सब्सिडरी बुक्स का एक बार देख लेना। बेटा आप आज से ही फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, ओके। तो आपका मतलब इससे पहले क्लासेस में हो चुका माय लेक्चर्स, BRS यू अटेंडेड, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। और कोई टॉपिक? आपको वीडियोस चाहिए तो बाहर से मिल जाएंगे आपको। वो देखा था आपने? अच्छा तो ज्वाइन कर लीजिए ना ग्रुप। हाँ, मैं इनफैक्ट इसके बाद आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड। अच्छा कोई स्ट्रेस नहीं, ठीक है, अब वो आप देख लीजिएगा, चलेगा। तो आपको अगर कुछ और चीज़ में भी 11th में हेल्प चाहिए तो आप बता दीजिएगा। कौन से कॉलेज से आप? एग्जाम्स तो बाद में होंगे ना आपके, ठीक है। तो देख, अभी ऑफिशियल लेक्चर्स में ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कुछ ज़्यादा शेड्यूल नहीं होने वाले हैं, बट अगर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक हेल्प चाहिए तो आप कोऑर्डिनेट करके वो पूछ लीजिएगा। तो क्या ऐसा कुछ रहा तो आपके कॉलेज वालों को और को भी बुला सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर NM मिठी भाई वाले कुछ पेपर्स करना चाहें तो मे बी ऑनलाइन लेक्चर करके भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ऑफलाइन ही लेक्चर रखना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कोई NM मिठी भाई वाला, NM वाला और कोई है? आपके पास कुछ पास पेपर्स पड़े हैं मिठी भाई के? एक बार निकाल लीजिए ना और फिर मुझे बताइए ना, अगर उसमें से कुछ करने लायक रहेगा तो अपन करते हैं। चलो, तो गाइस फाइनल अकाउंट्स के रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं क्विकली। तो फाइनल अकाउंट्स बेसिकली होता क्या है, पूरे साल भर में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उसका एक समरी होता है। वट एवर हैज़ हैपेंड ड्यूरिंग द ईयर उसको हम समराइज करते हैं फाइनल अकाउंट्स बना के। फाइनल अकाउंट्स में प्राइमरीली हम 3 अकाउंट बनाते हैं, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है, बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग और P&L दोनों में जाते तो इनकम्स और एक्सपेंसेस ही हैं। ये है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, ये है समझो मेरा P&L अकाउंट। तो जाएंगे तो यही कि डेबिट साइड पे इसमें एक्सपेंसेस जाते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम्स जाती हैं। सेम P&L में भी वही लॉजिक है, हाँ या ना। बस फ़र्क क्या पड़ता है, ट्रेडिंग में जाता है सब कुछ फैक्ट्री रिलेटेड, फैक्ट्री रिलेटेड कुछ भी रहा तो वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और कॉर्पोरेट ऑफिस रिलेटेड कुछ भी रहा तो वो जाएगा P&L अकाउंट में। जैसे अभी इसमें डेबिट साइड में खर्चे कौन से जाते हैं, जैसे पहला जाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया, पिछले साल का वो बचा हुआ माल जो आपने पिछले साल यूज़ नहीं किया वो आप ये साल यूज़ करेंगे, ओपनिंग स्टॉक हो गया, आप कहाँ डाल देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड पे। नेक्स्ट सेकेंड आता है यहाँ पे परचेजेस एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस। परचेजेस एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस में जैसे क्या आ गया, कैरेज इनवर्ड आ गया, फ्रेट इनवर्ड आ गया, करेक्ट। जो भी इनवर्ड्स, फिर जैसे आपका इंपोर्ट ड्यूटी आ गया, करेक्ट। गुड्स खरीदते टाइम रिलेटेड जो भी खर्चे रहते हैं वो परचेजेस और परचेजेस के साथ वाले सारे खर्चे हम कहाँ डेबिट कर देते हैं, ट्रेडिंग में। और बाकी अदर फैक्ट्री या प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, गाइस ये मैंने सबको अच्छे से लिखाया हुआ है, आपके पास आई बिलीव नोटबुक्स में लिखा हुआ होगा। जैसे अभी यहाँ पे प्रोडक्शन या फैक्ट्री रिलेटेड खर्चों में क्या आ जाएगा, फैक्ट्री का रेंट आ जाएगा, अगर फैक्ट्री का रेंट बोला है स्पेसिफिकली तो, करेक्ट। पावर का खर्चा आ जाएगा, वेजेस का खर्चा आ जाएगा वर्कर्स की, हाँ या ना, हाँ। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हीट एंड
लाइटिंग कुछ दिया हुआ है तो वो आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो फैक्ट्री रिलेटेड रहेंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे। मैं ग्रुप पे वो इमेज लेक्चर के बाद फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो आपको, अगर आपके पास, वैसे तो मैंने ये लिखाया है कैटेगोरिकली रिमेंबर, बट स्टिल एक बार सबके पास रेफरेंस के लिए डेप्थ में अवेलेबल रहेगा। क्रेडिट साइड पे क्या आएंगी, यहाँ पे इनकम के नाम पे सिर्फ यहाँ पे एक इनकम आती है, सेल्स। और अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक रहा तो वो तो एडजस्टमेंट्स का पार्ट है, इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं करता, वो मैं एडजस्टमेंट्स के साथ डिस्कस करूंगा। इनकम के नाम पे यहाँ पे क्या आती है, सिर्फ एक सेल्स। ठीक है। पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे क्या क्या आता है, सबसे पहले आते हैं ऑफिस एंड एडमिन के खर्चे। जैसे क्या हो गया, लोगों की सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया। अगर सिर्फ रेंट लिखा है, कुछ बोला नहीं है ऑफिस का या फैक्ट्री का है, तो आपको किसका एज्यूम करना है, ऑफिस का है, और पीएनएल में डाल देना है चुपचाप। तो ऐसे सब खर्चे यहाँ आएंगे ऑफिस एंड एडमिन के। सेकंड कौन से खर्चे आएंगे बताइए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे यहाँ पे आएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे मतलब क्या, वो सारे खर्चे जो गुड्स को सेल करने के लिए या कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए इनकर होते हैं। जिसका क्या मतलब हो गया, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गुड्स को प्रमोट करना, तो एडवर्टीजमेंट सेलिंग से रिलेटेड खर्चा हो गया। हाँ, फिर इसमें एडवर्टीजमेंट के अलावा और क्या आ जाएगा, जैसे कैरेज आउटवर्ड हो गया। आउटवर्ड क्या हो गया, कस्टमर तक डिलीवर करने का खर्चा। सिमिलरली फ्रेट आउटवर्ड हो गया, हाँ या ना। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ डिलीवरी वैन के व्हीकल का डिप्रिसिएशन है, ये है वो है, सब वो यहाँ पे जाएगा। सबको समझा, कोई डाउट? ठीक है। थर्ड आता है यहाँ पे एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस मतलब क्या, बैड डेट्स हो गया, कुछ लॉस बाय फायर हो गया, या थेफ्ट से हो गया, ऐसा सब भी कुछ रहा तो ये डे टू डे का पार्ट नहीं है, एबनॉर्मल लॉसेज है। ये कहाँ डालेंगे, पीएनएल में डालेंगे। इनको ट्रेडिंग में क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि वरना मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और मेरे प्रोडक्ट की प्राइसिंग कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पिटिटिव नहीं आएगी। वी कैन नॉट इंक्लूड आर एबनॉर्मल लॉसेज एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो इसलिए हम उनको यहाँ पे चार्ज करते हैं। फोर्थ क्या आएगा, फिनेंस कॉस्ट आएगा। फिनेंस कॉस्ट में क्या आ गया, कोई भी बैंक चार्जेस रहा या कुछ इंटरेस्ट रहा किसी लोन पे या कुछ, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा, हाँ या ना। एंड फिफ्थ डेप्रीसिएशन। अभी इट सो हैपेंस कि डेप्रीसिएशन आइडियली स्प्लिट होना चाहिए। स्प्लिट होना चाहिए का क्या मतलब है, फैक्ट्री के असेट्स रिलेटेड डेप्रीसिएशन है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन हो गया या फैक्ट्री की बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन हो गया, वो आइडियली कहाँ जाना चाहिए, ट्रेडिंग में जाना चाहिए। और कॉर्पोरेट ऑफिस से रिलेटेड असेट्स का डेप्रीसिएशन कहाँ जाना चाहिए, पीएनएल में जाना चाहिए। बट ऐसा करते हैं क्या 11th-12th में, नहीं। 11th-12th में हम क्या करते हैं, पूरा डेप्रीसिएशन एक बार के लिए कहाँ डाल देते हैं, पीएनएल में। जब आप सीए फाउंडेशन पढ़ेंगे, जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ेंगे, तो हम इस चीज़ को प्रॉपरली करते हैं। फैक्ट्री एसेट्स का डेप्रीसिएशन हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालते हैं। समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है। सिमिलर एक है जो चीज़ है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए भी और इंश्योरेंस के लिए भी। इन दोनों में अगर कैटेगोरिकली फैक्ट्री रिलेटेड दिया है तो आप डाल दीजिए ट्रेडिंग में, बट वरना ऐसा कुछ होता नहीं है। अपन हमेशा इसको कहाँ डाल देते, पीएनएल में फॉर 11th and 12th। क्लियर है सभी लोगों को, अनलेस फैक्ट्री वर्ड कैटेगोरिकली दिया हो। ये सब हो गए खर्चों से रिलेटेड। इनकम में क्या आएगी यहाँ पे, एनी अदर इनकम। एनी अदर इनकम का क्या मतलब है, सेल्स के अलावा कोई भी और इनकम है, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, वो सब कहाँ आएगा, पीएनएल में, क्रेडिट साइड पे। कोई डाउट इसमें? सम सॉल्व करने में प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी, पहले सिर्फ क्या नंबर कहाँ से कहाँ जाएगा वो समझा देता हूँ आपको। जैसे पहले देखो, बनाएंगे तो सब कुछ साथ में, सम सॉल्व करते टाइम आपको सब कुछ साथ में बनाना है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो समझो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आपका पीएनएल अकाउंट है और ये आपकी बैलेंस शीट है। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में क्या क्या ध्यान देना है, सबसे पहले तो हमेशा टॉप पे प्रॉपर्ली लिखना इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, है ना। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखना, पीएनएल से काम नहीं चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, बैलेंस शीट एज ऑन सो एंड सो या बैलेंस शीट एज एट सो एंड सो, है ना। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में कितने कॉलम्स होंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, सेम पीएनएल में होंगे। बैलेंस शीट में ये साइड पे लायबिलिटीज रुपीज रुपीज और राइट साइड पे असेट्स रुपीज रुपीज। सबको समझा। ट्रेडिंग और पीएनएल में डेबिट क्रेडिट लिखना, बैलेंस शीट में मत लिखना। बैलेंस शीट एक लिस्ट है, कोई अकाउंट नहीं है। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, ये हो गया प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से। अगर आप बोलोगे सर सम बनाएं कैसे एग्जाम में, तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले पेज पे 2/3 पेज का ट्रेडिंग बना देना, सेकंड पेज पूरा पेज पीएनएल और थर्ड पेज पूरा पेज बैलेंस शीट। अगर कुछ वर्किंग नोट के लिए जो ट्रेडिंग के नीचे जगह है, अगर कोई वर्किंग नोट आता है तो वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं, वरना तीनों पेज पे आप पूरा पूरा पेज का बनाना चाहें तो चौथे पेज पे फ्रेश पूरा भी बना सकते हैं। काफ़ी लोग इसमें एक सेफ्टी क्या करते हैं कि जैसे पहले पेज पे ट्रेडिंग बनाया, दूसरे पेज पे पीएनएल बनाया, तीसरा पेज खाली छोड़ के चौथे पेज पे बैलेंस शीट बनाया, क्योंकि कभी कभार पीएनएल एक पेज से भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, तो अगला पेज हम यूज़ कर पाए। और फिर अगर वो यूज़ में नहीं आता है तो उसको डैश मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ या ना। ऐसा सेफ्टी के लिए भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सम में और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्या चीजें ध्यान देनी है जब आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में याद रखिएगा हमेशा ओपनिंग स्टॉक हमेशा टॉप पे आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद जब भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो पीएनएल में पहली दोनों लाइन पहले क्या छोड़ देना, खाली, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या होगा आपको पता नहीं, और जो भी ट्रेडिंग से मिलेगा वो तो बाद में बैलेंस करने के बाद मिलेगा ना, तब ब्रॉट डाउन करोगे। आज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जब बाकी सारी आइटम्स लिख रहे हो तो एक बार उसको ब्लैंक छोड़ देना। बैलेंस शीट में भी याद रखिएगा लायबिलिटी साइड पे टॉप पे क्या आएगा, कैपिटल, और उसके नीचे भी 5-6 लाइन खाली छोड़ के ही कोई और लायबिलिटी लिखना स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं, एक नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का तो पक्का होगा, प्लस ड्रॉइंग्स का भी एडजस्टमेंट उसमें हो सकता है, हाँ या ना। अब आते हैं बाकी सोल्यूशन पे। जब आप बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करेंगे। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में और भी कुछ चीजें बता देता हूं। यहाँ पे टॉप पे आपने क्या लिखी रहेगी, सेल्स, थोड़ी सी लाइंस खाली छोड़ के ही नीचे लिखना क्लोजिंग स्टॉक, बट लास्ट लाइन में मत लिखना, क्योंकि लास्ट लाइन में अगर ग्रॉस लॉस रहा तो आएगा कि नहीं आएगा। तो सेकेंड लास्ट लाइन में क्या लिखना, क्लोजिंग स्टॉक। बीच की 4-5 लाइन क्यों खाली छोड़ने को बोल रहा हूं पता है मैं, कि अगर बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर रहा तो वो उसके बीच में आना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक के नीचे आएगा तो अच्छा लगेगा नहीं। इसमें गड़बड़ क्यों हो जाती है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स में सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या चीज का होता है, क्लोजिंग स्टॉक का। तो बच्चा सेल्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक लिख देता है, फिर लिखता है बाय गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, वो सही प्रेजेंटेशन नहीं है। सेल्स, बाकी कुछ एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, और उसके नीचे ग्रॉस लॉस रहा तो वो यहां पे आएगा। तो क्या होएगा, ग्रॉस लॉस, क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। यहां पे आएगा तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, हाँ या ना। यहां पे ब्रॉट डाउन करेंगे पीएनएल में, यहां आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, लॉस रहा तो यहां आएगा टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। एनी डाउट्स गाइस? पीएनएल जब बैलेंस करेंगे तो इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, तो यहां पे जो आएगा उसको क्या कहेंगे, लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फुल फॉर्म में लिखना सब कुछ, कुछ भी शॉर्ट में चलेगा नहीं। फिर यहां पे अगर आया बैलेंस इफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट तो क्या हो जाएगा, नेट लॉस, लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। एनी प्रॉब्लम्स गाइस? पक्का सर जी, पक्का? आई एम सॉरी, अपॉलॉजीज, थैंक यू। बोलते बोलते वो कैपिटल अकाउंट, इसलिए तू भी ऐसा मुंह बना रहा है, तो सले बोलना, इसमें क्या डरता है वो तो। और मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे कैपिटल ही लिखा था, वो फ्लो में हो गया, तो बोल दिया करो, ऐसे घबराओ मत। कैपिटल में कुछ ड्राइंग्स रहा तो वो पहले माइनस होएगा, जो आपको ट्रायल बैलेंस या एडजस्टमेंट से मिलेगा। सब बैलेंसिंग करने के बाद नेट प्रॉफिट रहा तो प्लस हो जाएगा, नेट लॉस रहा तो माइनस, हाँ या ना। आपको फाइनल कैपिटल आउटर कॉलम में चले जाएगा, लाइबिलिटीज आपने नीचे लिखी ही हैं, एसेट्स आपने यहाँ पे लिखे ही हैं, आपका बैलेंस शीट क्या हो जाना चाहिए, टैली। अगर टैली हो गया तो सम का सोल्यूशन सही है। फ्लो समझा है सबको सम का?
पक्का? चलिए अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर, जो है एडजस्टमेंट्स। तो बेसिकली एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? वो जर्नल एंट्रीज जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पास नहीं की। इसलिए ट्रायल बैलेंस की आइटम्स का कितना इफेक्ट देते हैं? एक इफेक्ट। और एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट देते हैं? दो इफेक्ट। मतलब उनका डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों देना बाकी है। ऑनलाइन वाले भी मेरे साथ हैं क्या यहां तक? गाइस ऑनलाइन वाले, अरे विहान सुन ना भाई, तेरे पास एनएम मिठी बाई के कुछ पेपर्स हैं क्या अवेलेबल? एक बार अनम्यूट करना विहान। पता नहीं यहाँ पे स्पीकर लगाया है कि नहीं, एक बार अनम्यूट कर। हेलो। आवाज आ रहा नहीं है हेलो। तो यहाँ पे भी स्पीकर नहीं लगा, एक क्लास में लगा, ठीक है। या तो मुझे चालू करना नहीं आता है, छोड़ बाद में देखेंगे, ठीक है। चैट पे बता दे तेरे पास है क्या। तो यार कुछ पेपर्स का लेवल ऐसा लग रहा है क्या कि जो अपन कर रहे हैं उसके बियॉन्ड है या कुछ है? तो मैं ऐसा सोच रहा था एनएम मिठी भाई के बच्चों को ये संडे बुला लूं क्या? हाँ विहान? हाँ तो एक काम करते हैं, देखो संडे को ना मेरा 12वीं वालों का सीए फाउंडेशन का लेक्चर है 6 घंटे का, 7:30 से लेकर 1:30 बजे तक या 12:30 बजे तक कुछ है, 5 घंटे का। तो अपन ऐसा करते हैं, एनएम मिठी बाई वालों को मैं उसमें कुछ ऑनलाइन नहीं रखूंगा, देर विल बी। ये क्या टाइम है आने का? कहाँ गया था? आजा। क्या लोग? अभी तो क्यों आएगा यार, लोगों के एग्जाम्स चालू हो गए, मतलब आई कैन इमेजिन आज लोग नहीं है। ओके फिर भी अपने पास तो काफी, कितने, 6, 12, 15 बच्चे फिर भी हैं। अच्छा नहीं तो मैं एक है ना एनएम मिठी भाई वालों के बच्चों के लिए डिस्कस कर रहा था। तुम दोनों भी एनएम के ही हो ना? नहीं तू तो नहीं है, तू एनएम का है, केईएस का है, ठीक है। एनएम में कितने हैं यार? विहान ऑनलाइन, आर्नवी आप एनएम मिठी भाई से हैं, और कौन है? विहान है और आयुष राय, नहीं ना? आर्नवी है और एनएमटी भाई वाले और कौन है? भावी रायत, ओके। आप चारों एनएमटी भाई। आर्नवी संडे को बेटा एक बार ऑफलाइन आ पाओगे क्या आप जनरली ऑनलाइन रहते हो बट ठीक है, बढ़िया। तो गाइज वो सिर्फ मैं एक ऑफलाइन ओनली वाला ही रखूंगा, मैं आपको बता देता हूँ, ओनली फॉर एनएमटी बाई स्टूडेंट्स। तो व्हाट आई विल डू इज ड्यूरिंग माय ऑनगोइंग लेक्चर फॉर सीए फाउंडेशन मैं एनएमटी भाई के बच्चों को बुला लूंगा। विहान आप भी एक दिन ऑफलाइन आ जाइएगा ना? हाँ ठीक है भाई, डन। तो आप लोगों को साथ में बिठा दूंगा 2 बेंच पे। आप लोग सिर्फ क्या कीजिए, एक एक सम डिसाइड करके पास पेपर्स कीजिएगा एनएम मिठी भाई के। आप लोग सॉल्व कीजिए आधा घंटा लेके, जैसे फाइनल अकाउंट से 20-25 मिनट लिया, सॉल्व किया, फिर मैं आया, अपन ने डाउट्स डिस्कस कर लिए, क्लोज कर लिया, ठीक है। इट विल स्ट्रिक्टली बी फॉर एनएम मिठी भाई पेपर्स प्रैक्टिस। डज दैट वर्क फॉर एवरीवन? टाइमिंग में आप लोगों को सुबह 7:30 नहीं परेशान करूंगा। व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप द टाइमिंग ईदर 9 और 9:30। तो 9:30 to 12-12:30, 2.5-3 hours यू हैव फॉर प्रैक्टिस, ठीक है? यस, परफेक्ट। और किसी के कॉलेज के कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो अपन जो लेवल कर रहे हैं उससे बियॉन्ड हो, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू डिस्कस। ये सिर्फ सर्विस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनएमटी भाई वालों को है, बाकी सबका मैं जानता हूँ जो हमारा कवरेज है उससे इनफैक्ट बहुत इजी होगा। मतलब वी मस्ट हैव डन मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट वुड बी देयर इन द। बेटा आप भी आना संडे, मतलब मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत लिमिटेड पढ़ा है, बट एटलीस्ट पेपर प्रैक्टिस में ग्रुप रहेगा तो उसमें हो जाएगा। टाइमिंग ना आप किसी से कंफर्म कर लीजिएगा। विहान को जानते हैं? आर्नवी को जानते हैं? किसी को भी नहीं जानते? आप इस क्लासेस में जानते कि स्टूडेंट को? हाँ हाँ वो भी एनएम मिठी भाई वाली है। हाँ तो वो लोग आज क्यों नहीं आए? हाँ ठीक है, उनका भी मैं एक बार पूछता हूँ आज आए क्यों नहीं है। वो कांदिवली से आते हैं ना तो स्टूडेंट, तो आप भी कांदिवली रहते हैं? ठीक, चलेगा। तो संडे आ जाइएगा, वील डू सम प्रैक्टिस। दो एक पेपर तो हो जाएंगे, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू एडजस्टमेंट्स।
एडजस्टमेंट्स में कैसे सोचना है वो बता देता हूँ, वो ज़्यादा मेन रोल है। सिर्फ ये सोचो कि कोई भी एडजस्टमेंट की वजह से असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बढ़ेंगे या घटेंगे, उस हिसाब से ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में जाके लिख दीजिए। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई खर्चा रिकॉर्ड होना बाकी है, 11 महीने का रेंट दे दिया, 1 महीने का रेंट रिकॉर्ड होना बाकी है, तो खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, तो खर्चे में क्या कर दो, ऐड। वो एक्सपेंस चाहे ट्रेडिंग में बैठा है तो उसमें ट्रेडिंग में जाके ऐड करो, पीएनएल में बैठा है तो पीएनएल में जाके ऐड करो, हाँ है ना। जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग रहेगा तो किस में जाके ऐड करना पड़ेगा, ट्रेडिंग में। रेंट रहेगा या सैलरीज रहेगा तो कहां जाके ऐड करना पड़ेगा, पीएनएल में, हाँ है ना। ऐड टू दैट एक्सपेंस, और पैसा देना बाकी है तो बैलेंस शीट में कहां दिखा देंगे, लायबिलिटीज में, हाँ है ना। क्लियर है सभी लोगों को। ये बेसिकली जर्नल एंट्री है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गाइस, उसके ही 2 इफेक्ट दिए हैं, हाँ है ना। मैं यहाँ पे आज सारे की जर्नल एंट्रीज डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने मेरे ओरिजिनल लेक्चर में डिस्कस करी थी। और ये चैप्टर वापस से, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा वीक है ना, तो अभी सिर्फ 11वीं चला लो, चिंता मत करो, 12वीं में स्टार्ट में फर्स्ट डे यही कराना है फिर से। 12th में सेम टू सेम फाइनल अकाउंट्स है, बट फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अभी हम किसके लिए सीख रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर। 12वीं में सबसे पहला टॉपिक जनरली जो करते हैं काफी बार, वो होता है फाइनल अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप फर्म। एडजस्टमेंट्स उसमें सारे सेम रहते हैं, कुछ एडिशनल आ जाते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, तो ये सारा तो रहेगा ही रहेगा और एडवांस्ड आ जाएगा। और वो आपका 12th के बोर्ड एग्जाम का सबसे बड़ा सम आता है 15 मार्क के लिए, 15 या 12 मार्क के लिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, हमने अगले साल का पैसा एडवांस में दे दिया है तो वो ये साल का खर्चा नहीं है, तो खर्चे में से लेस कर दिया और बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखा दिया, हाँ या ना। नेक्स्ट, अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम, काम कर दिया है या और पैसा आया नहीं है। अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम का क्या मतलब है, वी हैव गिवन सर्विसेज टू समवन बट ही हैज नॉट येट पेड अस द मनी, हाँ या ना। तो इनकम में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में असेट में। अभी कोई बोलेगा सर अगर वो इनकम ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं, समझो एडजस्टमेंट्स में दिया अक्रूड कमीशन रिसीवेबल 5000 और ट्रायल बैलेंस में सर कमीशन है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, तो कोई बात नहीं, पीएनएल में क्रेडिट साइड पे जाके नई लाइन आइटम लिख दो 5000 बाय कमीशन, आया ना। अगर लाइन आइटम एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसमें ऐड नहीं कर पाओगे, है ना, तो अलग से प्रेजेंट कर देना। लाइन आइटम एग्जिस्ट करती है तो उसमें क्या कर देना, ऐड। गॉट इट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा ले लिया है, काम किया नहीं है, है ना। जैसे आप लोगों ने घर वालों को क्या बोला, मैं सीए बनूंगा, जल्दी से मुझे फोन दिला दो या ये सब दिला दो, तो घर वालों ने तुमको पैसा दे दिया बट तुमने पढ़ाई जरा भी चालू नहीं की है, करेक्ट। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया कि नहीं हो गया, तो इनकम में से लेस कर देंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में, हाँ या ना। क्या लिया घर वालों से तूने, कुछ नहीं लिया, तेको रहने देते वही बड़ी बात। अनरिकॉर्डेड परचेसेस हमने माल खरीदा है बट हमने गुड्स ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया नहीं है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, तो खर्चे में ऐड कर देंगे, हाँ या ना। और इसको लायबिलिटीज में ऐड कर देंगे, बट वो लायबिलिटी स्पेसिफिक, उसका नाम क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे गुड्स उधार पे खरीदा है बट पैसा दिया नहीं है। इससे रिलेटेड एक और चीज सिखाता हूँ, अनरिकॉर्डेड परचेसेस में ना एक ये एडवांस एडजस्टमेंट है, 11वीं 12वीं के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट क्या होता है अनरिकॉर्डेड परचेजेस में, सवाल ये होता है कि वेदर ये स्टॉक में इंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज हम ले क्योंकि ये हमको गुड्स रिसीव हुए होंगे, अगर स्टॉक में इंक्लूड हो गया तो सही है, होना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो वो भी अलग से क्लोजिंग स्टॉक में दोनों जगह पे ऐड करना पड़ेगा, बट 11th 12th में वो कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में ये इंक्लूडेड है। अनरिकॉर्डेड सेल्स, गुड्स डिलीवर कर दिए बट हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास नहीं की है, तो एक तो लोगों से पैसा लेना है, डेटर्स का असेट बढ़ जाएगा, हाँ या ना, और सेल्स की इनकम बढ़ जाएगी, राइट गाइस। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक, याद रखना रिकॉर्ड होता है कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। वैसे ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं सबको पता है, ये मैंने कराया हुआ है। जहां पे भी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, जहां पे भी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वहां के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइड करता है कि क्या चीज़ कैसे हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए या वैल्यू करनी चाहिए। तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसमें से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज विच इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, जो इन्वेंट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताता है। अभी आपको उसका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, बाकी बहुत सारे वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं जो हम सीए फाउंडेशन में सीखते हैं। सीए फाउंडेशन में इन्वेंट्रीज एक अलग से टॉपिक है, अच्छा एक अलग से टॉपिक है, एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत कुछ सीखने मिलता है रियल लाइफ से रिलेटेड उसमें। You will learn something which you will actually use in real life. There is a very good chance. तो उसमें लिखा है कॉस्ट ऑन नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का क्या मतलब होता है? समझो मेरे पास ऐसे 100 फोन बना के रेडी पड़े हैं, अभी कॉस्ट है एक फोन बनाने की 15,000, तो 100 इंटू 15,000 15 लाख हो गया क्या? इनकी कॉस्ट हो गई 15 लाख, कितनी हो गई? अभी अगर मुझे लग रहा है ये फोन्स बिकेंगे 20,000 में, तो मार्केट प्राइस 20,000 हो गई, बट मुझे पता चलता है कि बेचने के लिए मुझे 30% कमीशन देना पड़ेगा एजेंट को, तो 20,000 का 30% 6,000 हो गया, तो मेरे लिए नेट मुझे कितना मिलेगा एक फोन में से? 14,000। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू 14,000 हो गई। तो 14,000 इंटू 100 14 लाख हो गया। तो 15 लाख और 14 लाख विच एवर इज लोअर, हम लेते हैं 14 लाख। समझा? कॉन्सेप्ट ये है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है फ्यूचर में नेट में 14 लाख में ही बिकेगी, तो आज एसेट 14 का ही दिखाओ ना यार, 15 का एसेट दिखाओ फिर बाद में 2 का होएगा, इससे अच्छा तो कंजर्वेटिज्म। अकाउंटिंग में हम क्या फॉलो करते हैं? कंजर्वेटिज्म। अगर हमको लग रहा है लॉस होने वाला है तो हम आज ही रिकॉर्ड कर लेते ना, तो एसेट की वैल्यू कम मिलने वाली है तो आज ही कम कर लो, फ्यूचर में क्यों कम करोगे? मेक सेंस? तो वो कॉन्सेप्ट है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। बट महाराष्ट्र बोर्ड वाला बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हम 11वीं 12वीं में लिखते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। आप समझे? ठीक है, चलेगा। तो इसके दो इफेक्ट्स कहाँ आते हैं? एक तो ट्रेडिंग में क्रेडिट और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट। लॉजिक क्या है? हमारे पास माल बचा हुआ है, अगले साल काम आएगा, इट इज एन एसेट फॉर अस, और ये साल का खर्चा नहीं है, तो खर्चे में से कम करने के लिए हम ट्रेडिंग में क्रेडिट कर देते हैं, हाँ या ना? ट्रेडिंग में क्रेडिट होता ही है, बट ये कोई इनकम जैसा है क्या? नहीं, ये क्या है? एक्सपेंस का रिवर्सल है। दीज आर द गुड्स विच आर नॉट यूटिलाइज्ड दिस ईयर। डेबिट साइड में परचेजेस में तो लिखा आपने, बट यूज किया क्या? नहीं, तो क्रेडिट साइड में उसको रिवर्स कर देते हैं। समझा सभी लोगों को? इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन इंडिया के बाहर के सारे बोर्ड्स उसको परचेजेस में से माइनस करके ही दिखाते हैं। ये एक तरीके का प्रीपेड एक्सपेंस ही है कि नहीं है यार? रेंट जैसे अगले 2 महीने का दे देगा, वैसे ही तूने गुड्स का पैसा दे दिया है, तो एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट एसेट, वही है कि नहीं है इफेक्ट्स? बस प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? समझा? नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। खरीदा था आपने यूटिलाइज करने के लिए, बट अभी आपने फ्री सैंपल्स के तौर पे बांट दिया, तो आपका ऑब्जेक्टिव अब क्या बन गया है? एडवर्टीजमेंट। एक्चुअली एक बार सोचो तो, खरीद लिया तो परचेजेस में रिकॉर्ड कर दिया, फिर तुम उस गुड्स को जलाओ, खुद पहन के घूमो या बेचो, धरती पे किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि तुमने खरीद लिया, तुमने तुम्हारी बुक्स में परचेजेस के खर्चे में लिख दिया। बट एक्चुअली फर्क क्या होता है ना, खरीदना, परचेजेस जो एक्सपेंस होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है सेलिंग, और एडवर्टीजमेंट का होता है प्रमोशन। तो दोनों खर्चे का हेड अलग अलग है। एज सच जो मैंने खरीदे हुए गुड्स हैं, जब वो मैं फ्री सैंपल्स के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, कोई नया खर्चा हो रहा है क्या? नहीं। मेरे पास से नए पैसे जा रहे हैं क्या? नहीं। इट्स जस्ट मुझे कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं परचेजेस को कम करता हूं और एडवर्टीजमेंट के खर्चे को बढ़ा देता हूं। तो पीएनएल में डेबिट साइड पे मैं लिखता हूं टू एडवर्टीजमेंट, या एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसमें ऐड कर देता हूं, और ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे लिखता हूं बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। इंटरनेशनली इसको भी परचेजेस में से माइनस कर देते हैं। समझ रहे हैं? ये है तो परचेज का ही रिवर्सल के नहीं। जब हम जर्नल करते थे तो हम क्या लिखते थे? एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस ही लिखते थे कि नहीं लिखते थे? इसके लिए ऑनलाइन वालों को भी समझ रहा है क्या भाई? बढ़िया। मैं आज एडजस्टमेंट्स तो सारे आपको अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा कि क्या इफेक्ट्स क्यों जाते हैं। 9 बजे तक का टारगेट रखते हैं फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स के लिए, और उसके बाद वी विल फोकस ऑन हाफ एन आवर ऑन सब्सिडरी बुक्स। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर।
ओनर ने कुछ विथड्रॉ कर लिए गुड्स पर्सनल यूज के लिए। अभी समझो साड़ी की दुकान है, ओनर बोला मैं मेरी बीवी के लिए साड़ी लेके जा रहा हूँ, वो उसकी पर्सनल बीवी है, बिजनेस की बीवी है? पर्सनल। बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं है, तो बिजनेस क्या बोलेगा, हम हमारा परचेजेस का खर्चा कम कर लेंगे, ट्रेडिंग में क्रेडिट कर देंगे और ओनर का कैपिटल कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि ओनर ने एक तरीके से बिजनेस से पैसा लिया। ये ड्राइंग्स जैसा हो गया कि नहीं हो गया? तो ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। अभी 1000 रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 700। तो 1000 रुपए के गुड्स जल के राख हो गए, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम 700 रुपए देंगे। तो गुड्स कितने के गए पहले? 1000 के। तो परचेजेस का खर्चा 1000 से कम कर दो, हाँ या ना? ट्रेडिंग में क्रेडिट कर दिया 1000 का खर्चा कम किया, उसमें से 700 तो हमको वापस मिलने वाले हैं। किससे मिलने वाले हैं? इंश्योरेंस कंपनी से। तो हमने एक असेट बना दिया, इंश्योरेंस क्लेम बोलो या इंश्योरेंस कंपनी बोलो, डज नॉट मैटर। बैलेंस शीट में कहां पे लिख दिया? असेट्स में। कितना रुपया? 700 रुपया, हाँ या ना? और जो 300 रुपया डूब गया, जो हमें मिलने वाला नहीं है, उसको हमने लॉस बाय फायर में लिख दिया, पीएनएल डेबिट में, हाँ या ना? कोई बोलेगा सर ये तो 3 इफेक्ट हो गए, आपने तो बोला था 2 इफेक्ट होते हैं। अरे भैया है 2 ही इफेक्ट। ये वाला दोनों डेबिट इफेक्ट है और ये कौन सा इफेक्ट है? क्रेडिट इफेक्ट। इज जस्ट वो डेबिट इफेक्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट करके दिया हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये आपने जर्नल टॉपिक में सीखा रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। वही एंट्री को हमने किया है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन, असेट की वैल्यू कम हो जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा। एक्सपेंस बढ़ाने के लिए पीएनएल में डेबिट, असेट कम करने के लिए असेट में से माइनस। एनी प्रॉब्लम्स? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी। पार्टनर, मैंने यहाँ पे पार्टनर लिखा है, ये 12th के नोट्स से थोड़ा इंस्पायर्ड है, बट वरना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कुछ भी रहेगा तो पीएनएल में डेबिट, खर्चा बढ़ रहा है, और कैपिटल में प्लस, क्योंकि ये पैसा हमें ओनर को देना है। जैसे लोन रहता है, अगर लोन पे इंटरेस्ट होता है तो हम क्या करते हैं? पीएनएल में डेबिट करते हैं और लोन में ऐड करते हैं, हाँ या ना? यहाँ पे लोन में ऐड करने की बजाय हम किस में ऐड कर देंगे बच्चों? कैपिटल में। चलिए चलते हैं आगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहा तो हमें ओनर से पैसा लेना है। हमारी इनकम हो गई बिजनेस की, तो पीएनएल में क्रेडिट में लिखते हैं। ड्राइंग्स वो पैसा है जो हमने ओनर को दिया है, तो पैसा लेंगे। इनकम हो गई कि नहीं हो गई? इंटरेस्ट। और पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। अगर कुछ पीरियड नहीं दिया हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने महीने के लिए लगाना? 6 मंथ्स के लिए, हाँ या ना? ये हमने सिंगल एंट्री में भी कवर किया हुआ है कॉन्सेप्ट। अभी इंपॉर्टेंट है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और उसके बाद तो सबसे क्रेडिटर्स है पहले और फिर उसके बाद डेटर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आइडियली ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। दिस इज अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? फ्यूचर में अगर एक्सपेंस या लॉस होने वाला है तो आज रिकॉर्ड करो, बट फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो आज एंटिसिपेट लॉसेस बट डोंट एंटिसिपेट profits. That is what conservatism says. बट इसमें हम करते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड कोई बात नहीं, इट्स ओके करो, तो हम करते हैं। तो अभी आपको कभी एग्जाम में आएगा तो आप कीजिएगा, वरना लॉजिकली इन रियलिटी अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आप इसकी एंट्री देखेंगे क्या? मैं आज आपको बता देता हूँ। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि आज हमारे अगर 50,000 के क्रेडिटर्स हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जब हम पैसे देने जाएंगे तो लोग इसमें से 5% का डिस्काउंट दे देंगे, तो 50,000 का 5% 2,500 हमारी फ्यूचर में इनकम होने वाली है, हम आज रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये है ये कॉन्सेप्ट। तो दिस इज अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म, आइडियली यू शुड नॉट डू इट। तो ऑब्वियसली आपको लग रहा है इनकम होने वाली है, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ाने के लिए कहाँ जाएंगे? पीएनएल में क्रेडिट, और आपकी क्रेडिटर्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको लग रहा है 50,000 से कम पैसा देना है, तो यू विल रिड्यूस इट। तो समझो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है 100 रुपया, तो पहले वो लिखने का, ऐड करने का न्यू आरएफडीसी। अगर आपको लग रहा है 300 रुपए का डिस्काउंट हमें फ्यूचर में मिलेगा, वो 300 रुपया कैसे आया? समझो 15,000 के क्रेडिटर्स, आपको 2% लगता है, तो 15,000 का 2% 300 हो गया कि नहीं हो गया? तो 300 यहाँ से लेस कर दिया, 14,700 बचा, और ये 300 यहाँ पे प्लस कर दिया, और ये पिछले साल का आरएफडी से रिवर्स कर देंगे, 100 रुपया नेट बच गया 300 रुपया। सबको समझा? अब मैं चलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की ओर, विच इज बैड डेट्स एंड डेटर्स। इसको मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ पे स्क्रीन में अलग से ही करवाता हूँ, ठीक है? इसका पूरा लॉजिक समझेंगे, सारे इफेक्ट समझेंगे,
इसी से आपको RFDC जो अभी मैंने थोड़ा शॉर्ट में कराया वो खुद से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक गाइस एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे इसको, एक मिनट दीजिए। सबको लग रहा है ना, समझ रहा है अच्छे से, चलेगा ना यही कि कुछ और करना है आज फाइनल अकाउंट्स में, इससे रिवीजन हो जाएगा आपका थरो एकदम पूरा। चलिए समझो, आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट, यहां पे डेटर्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, लेट्स से 10,300 का, ठीक है। आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया गया है 500 का, आपको ट्रायल बैलेंस में RDD दिया गया है 200 का, और ट्रायल बैलेंस में आपको RFDD दिया गया है 100 का, और डिस्काउंट अलाउड है 50 रुपीज। देख रहे हैं सब लोग, नीचे आपको एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा है, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ ₹300, क्रिएट इंग्लिश RDD at 10% and RFDD at 5%, है या ना। इतना सब इंफॉर्मेशन समझो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सॉल्व करते टाइम आपको दो चीजों पे ध्यान देना होगा, दो जगहों पे इन चीजों के इफेक्ट्स जाएंगे। एक जाएगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे, डू यू गाइज अग्री, और एक जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड पे, हाँ या ना। पहले तो रूल सिंपल याद रखो, ट्रायल बैलेंस की आइटम का कितना इफेक्ट बच्चों, एक। एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस का बोलो मुझसे कितना इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स के दो। पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस से। डेटर्स दिया है 10,300, डेटर्स क्या है मेरा, असेट है, तो बैलेंस शीट में असेट में जाके मैंने लिखा डेटर्स, इनर कॉलम में 10,300। डू यू गाइज अग्री, अरे हाँ है ना। बैड डेट्स हमारे एक लॉस है, मैंने जाके P&L में डेबिट साइड पे लिखा 2 बैड डेट्स एज पर ट्रायल बैलेंस, इनर कॉलम में 500 लिख दिया। डू यू गाइज अग्री सो फार एज वेल, हाँ या ना। जो ट्रायल ये हो गया है ना, ये दोनों को बाद में देखता हूं। डिस्काउंट अलाउड भी एक खर्चा है, P&L में गया डेबिट साइड पे 2 डिस्काउंट अलाउड एज पर ट्रायल बैलेंस, कितना रुपया, 50 रुपया। सब लोग मेरे साथ है क्या, पक्का, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट्स पे जाता हूं, ये 50 रुपया भी लिख लिया। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ 300, और 300 रुपया डूब गया। बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चों बताओ, बैड डेट्स टू डेटर्स होती है कि नहीं होती है। बैड डेट्स का खर्चा, डेटर्स का असेट कम, तो यहां पे जाके लिखता हूं मैं ऐड फर्दर बैड डेट्स एज पर एडजस्टमेंट्स। 300 रुपए का खर्चा नया हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, और इसकी वजह से मेरा डेटर्स का असेट क्या हो जाएगा, कम। फर्दर बैड डेट्स एज पर एडजस्टमेंट्स 300। अभी डेटर्स कितने के बचे बच्चों, सब अग्री करते हैं। अभी जैसे ही ये 300 वाले ने धोखा दिया, हमें लगा और लोग भी धोखा दे सकते हैं, करेक्ट, और लोग भी धोखा दे सकते हैं। अभी बचे कितने लोग हैं, 10,000, कितने मतलब कितनी वैल्यू के लोग बचे हैं, 10,000। अभी हमें लगता है 10% और धोखा दे सकते हैं। वो 10%, 10,300 का 10% होगा या 10,000 का, 10,000 का। तो हम बोलेंगे 10,000 में से 10%, 1,000 रुपए का धोखा आपको फ्यूचर में और मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो आप असेट और कम कर देंगे, लेस RDD, कौन सी वाली, न्यू, 1,000 रुपए। अभी बचा कितना, आपको लग रहा है फ्यूचर में कितना रुपया मिलेगा, 9,000। और ये 1,000 रुपए का जो आपको खर्चा लग रहा है वो यहां पे आप जाके ऐड कर देंगे, RDD न्यू 1,000 रुपया। कोई डाउट इसमें। एक चीज बताइए, ये जो 1,000 रुपए का RDD है, इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई, कोई बता सकता है, मैंने सिखाई थी। इसकी जर्नल एंट्री कोई ट्राई करना चाहेगा,
Anyone wants to try? What would be the journal entry for this 1000 rupees? बोल. Wrong, absolutely wrong. Data's effect ही नहीं होएगा. ऑनलाइन भी कोई इसकी जर्नल एंट्री बताना चाहेगा क्या? या यहाँ पे कोई बैठा हुआ बच्चा? RDD टू BD रॉन्ग. इसकी एंट्री होती है PNL अकाउंट डेबिट टू RDD. क्या होती है? ठीक है, मैं रिपीट करता हूं. एंट्री क्या है? PNL अकाउंट डेबिट टू RDD. गाइस देखो, नॉर्मल बैड डेट्स की एंट्री क्या थी? बैड डेट्स टू डेटर्स. मानते हो ये बात? खर्चा बढ़ गया, असेट कम हो गया, है ना? अब ये एंट्री आप प्रोविजन, यानी RDD मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, करेक्ट? या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, जो भी आप बोलो. आप उसके लिए ये एंट्री क्यों नहीं पास कर सकते? क्योंकि अगर आप अपना डेटर्स का असेट कम कर देंगे तो आप लीगल राइट खो देंगे उस पार्टी से पैसा लेने का. आपने बुक्स में राइट ऑफ ही कर दिया तो एक्चुअली आपके पास कोई राइट बचता नहीं है. आपको खर्चा बढ़ाना है, असेट कम करना है विदाउट क्रेडिटिंग डेटर्स. तो आप क्या करते हैं? खर्चा बढ़ाने के लिए PNL में डेबिट कर देते हैं, है या ना? और आप क्रेडिट करते हैं RDD में. RDD एक असेट अकाउंट नहीं है, RDD एक कॉन्ट्रा असेट अकाउंट है. क्या है? एक कॉन्ट्रा असेट. मतलब अगर कोई असेट को क्रेडिट करने के बजाय इस अकाउंट को क्रेडिट करते तो उसको कॉन्ट्रा असेट अकाउंट बोलते हैं. समझ रहे हैं? तो इसीलिए RDD को क्रेडिट किया है, इसीलिए इसको प्रेजेंटेशन के तौर पे लायबिलिटी साइड पे दिखाना चाहिए आइडियली. बट हम एज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन उसको माइनस किस में से करते हैं? डेटर्स में से. बट वो एक्चुअली डेटर्स में से डिडक्ट हो रहा है क्या? नहीं. अगले साल डेटर्स का बैलेंस रहेगा कितना? 10,000. और RDD में क्रेडिट बैलेंस रहेगा 1000. समझ रहे हैं ये बात? तो एंट्री क्या है? PNL टू RDD. ऑनलाइन वाले भी बताइए, सबको समझा है? अगले साल हम वो एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, RDD टू PNL. इसलिए हम ओल्ड RDD को माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं? समझ रहे हैं? ठीक है. अभी एक और चीज, ये हो गया 9000 तक पहुंचे. अभी पिछले साल का RDD कितना था बच्चों? पिछले साल भी एंट्री क्या पास की होगी? PNL टू RDD. अब वो पुराने वाले RDD की जरूरत नहीं है. तो ये साल का PNL टू RDD मैंने कितना किया है? 1000 किया कि नहीं किया? अरे हाँ है ना? अब पिछले साल वाला मैं रिवर्स कर दूंगा, RDD टू PNL 200 200. एक्चुअली ये ना स्टार्ट ऑफ द ईयर में ही हम कर देते हैं. जैसे ही साल स्टार्ट होता है ना, पिछले साल का बनाया हुआ RDD हम रिवर्स कर देते हैं. समझे? तो उसकी एंट्री होती है RDD टू PNL. बट PNL में क्रेडिट साइड में लिखने की बजाय डेबिट में इस खर्चे में से माइनस कर देते हैं. लेस RDD ओल्ड 200 रुपया. तो नेट खर्चा 1600 मिला कि नहीं मिला? सबको ये भी समझा अभी ओल्ड RDD माइनस क्यों होता है? ओल्ड RDD क्या है बेटा? पिछले साल का क्रिएट किया हुआ RDD, जो अब हम क्या करना चाहते हैं? रिवर्स करना चाहते हैं. रिवर्स करेंगे, खर्चा तो इनकम हो जाएगी, बट इनकम दिखाने की बजाय हम खर्चे में से नेट कर देते हैं. समझा आपको? सबको? ऑनलाइन में से ऐसे फेक जन ने जवाब दिया था, बाकी जनता को समझा है क्या? ऑनलाइन वालों को? बढ़िया, ठीक है. भावी, आर्नवी, आयुष, कुछ डाउट है क्या इसमें? ओके, ठीक है. डन डन. चलिए आगे बढ़ते हैं सेम कॉन्सेप्ट के साथ. अभी RFDD कितना बनाने को बोला है? अभी हमें क्या लग रहा है, जो लोग पैसा देने आएंगे उनको भी 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा. RDD क्या था? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, जो पैसा डूबने वाला था. RFDD इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मतलब जो लोग पैसा देंगे उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा. हाँ या ना? तो अब मैं यहाँ पे उसका भी एंट्रीज RDD की तरह ही है, PNL टू RFDD होती है, बट उसको भी डिडक्ट कहां से करेंगे? डेटर्स में से. तो यहां पे लिखता हूं लेस RFDD न्यू. समझा? अभी कितना अमाउंट आएगा? 5% ऑफ 10,300 या 5% ऑफ 10,000 या 5% ऑफ 9,000? किसका 5% निकाला जाएगा? 10,300 वाले हाथ उठाइए.
10,000 वाले हाथ उठाइए, 9,000 वाले हाथ उठाइए। सही जवाब है 9,000। तुमको तो मैं इतना मारूंगा ना, यहां से नीचे उतरोगे तुम्हारी शक्ल अलग हो जाएगी। रुको, तुम ब्रेक मिला ना अगर आज, कसम से। क्यों 9,000 का? अगर ये ना, मैं हमेशा ये जोक भी मारता हूं, तुम भूल गए हो ये जोक। 10,000 में से 1,000 रुपया समझ डूब जाता है। अभी एक बंदा है, वो बोल रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा, तो उसको ये बोलेगा क्या, जा 5% डिस्काउंट दिया। जो लोग पैसा देंगे, डिस्काउंट तो हम उन्हीं को देंगे कि नहीं देंगे। मैं तेरे को बोलता हूं मैं जा तेरे 1,000 रुपए नहीं देता, तो बोलेगा जा 5% डिस्काउंट। मतलब तू पागल है क्या साले? अरे हाँ है ना, तू, मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, तू मेरे को डिस्काउंट दे रहे, मैं तो पूरे ही पैसे, 100% डिस्काउंट है मेरे लिए, तो 5% का क्या करूं मैं? समझ रहे हो? अभी कोई बोल रहा सर बट ये 9,000 तो एस्टिमेटेड है, क्या पता पूरे 10,000 ने पैसा दे दिया तो भी हमने प्रोविजन 1,000 रुपए का क्रिएट किया ना। हमने तो वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लिया है। पूरे 10,000 को भी 5% डिस्काउंट देना पड़ा तो 500 ही देना पड़ेगा ना यार। 450 का तो हम प्रोविजन क्रिएट करें, 50 रुपए कम पड़ा। उसके सामने ये 1,000 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया? हम तो चाहेंगे सारा पैसा आ जाए। हमने यहाँ पे 1,000 रुपए का लॉस ये सोचा, 450, 1,450 इज व्हाट वी आर रेडी टू पार्ट विद। अगर सिर्फ 500 का डिस्काउंट देना पड़ा तो अच्छी बात ही होगी ना, समझे? 8550। कोई डाउट? यहां पे ऐड कर देंगे डिस्काउंट अलाउड में RFDD न्यू 450 और ये 100 रुपया पुराने वाला लेस कर देंगे RFDD ओल्ड 100 रुपया, तो ये नेट में आ जाएगा 400। प्लीज बताइए सबको अच्छे से समझा है? बोलो क्या हुआ? डन। ऑनलाइन वाले भी यहां पे सबको समझा है अच्छे से? ऑनलाइन वाले भी प्लीज बताइए गाइस, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। करते हैं एक बार, एक सम भी करना है आप लोगों को। देखते टाइम बचेगा तो वील डू इट। आगे चलूं मैं श्योर नहीं हूं टाइम बचेगा, बट स्पीड से जा रहे तो अपन हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्या है गाइस? अभी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अभी बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? थोड़ा सा आप लोगों को विजिबिलिटी में इशू आ रहा होगा यहाँ वालों को, बट एकदम दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना? ये जनरली तो अपन लिख के करते हैं, आज सिर्फ टाइम सेविंग के लिए मैं मेरे नोट से करवा रहा हूँ, ठीक है? हाँ देख, जब नॉर्मल लेक्चर्स होते हैं मैं ये क्लास में लिखाता हूँ। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, 4-5 एडजस्टमेंट देता हूँ, पहले आपसे ट्राई करवाता हूँ, फिर ये तो बहुत रिवीजन और क्विक लेक्चर्स जैसा है ये। मतलब तुम इनको देख के तो एक्चुअली लेक्चर को जज नहीं कर सकते हो। बहुत अलग होता है अपना जो नॉर्मल लेक्चर होता है। आप अभी ये सिर्फ ये देखिए, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे कि नहीं? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड क्या हुआ? बोल क्या ज्ञान दे रहे? क्या? क्यों तबियत वबियत खराब थी? कहाँ गए? गाँव कहाँ पे? हाँ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कुछ टेंशन तो नहीं ऐसी? हाँ बढ़िया। मतलब मैं पूछा था इमरजेंसी के लिए गया था या एंजॉय करने गया था? बढ़िया है यार। ये गांव वाँव जाने का ना मज़ा बचपन में ही है, बाद में नहीं है। तो जाके आओ जितना हो सके, बट अभी नहीं, अभी तो CA फाउंडेशन देना। जिसके एग्जाम जल्दी खत्म हो जाते हैं, 12वीं के लेक्चर स्टार्ट होने में टाइम है ना, वो गाँव चले जाना। वो तो पहले 12th का ही स्टार्ट होएगा, बट काफ़ी सारे, आधे से ज़्यादा चैप्टर्स 12th के कॉमन है अकाउंट्स में, तो एटलीस्ट मेरे लिए अकाउंट्स का 12th और CA फाउंडेशन। जैसे अभी मैं तेरे को एग्जांपल दूं, सबसे बड़ा चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, वो थोड़ा अलग वर्जन में बट CA फाउंडेशन में है। वो और भी है, बताता हूँ। फिर NPO है दोनों में, पार्टनरशिप, फिर पार्टनरशिप का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन दोनों में। तो मतलब मेरे लिए इतना सिलेबस में पूरा सिलेबस कॉमन है। इश्यू ऑफ शेयर्स दोनों में। इनफैक्ट 12वीं का सिर्फ एक टॉपिक है, आई थिंक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो 12वीं में है बट CA फाउंडेशन में नहीं। बाकी सब टॉपिक है। तो मेरे लिए तो वो पढ़ाना बेस बिल्ड करने जैसा ही है।
तो अपन इस बार दो बुक बनाएंगे अकाउंट्स में, एक बुक होगी 12th और एक होगी सीए फाउंडेशन। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर मैंने 12th के लिए पढ़ा है तो पहले 12th की बुक से करेंगे, फिर सीए फाउंडेशन की बुक से भी कर लेंगे, तो सब होते जाएगा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड के इफेक्ट्स क्या होंगे, डेटर्स में ऐड कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल से माइनस कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल होता क्या है, मन ने मुझे 10,000 के गुड्स बेचे, मन को मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं पैसे दूंगा या नहीं दूंगा, तो मन क्या करता है, एक बिल ड्रॉ करता है जिसपे लिख के देता है 3 months लेटर यू विल पे मी और माई ऑर्डर, कितना 10,000 बोला था मैंने, 10,000 रुपीज मैं उस पर साइन करके देता हूँ। वो पीस ऑफ पेपर को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, मन को बिल को दिखा के पैसे मिलने वाले हैं तो मन के लिए वो हो गया बिल्स रिसीवेबल, और मेरे लिए को पैसे देने हैं तो मेरे लिए क्या हो गया, बिल्स पेएबल। अभी 3 महीने बाद मन आता है बिल लेके, सर पैसे दे दो, बट बात करते मैं पैसे देने वाला था, पैसे है मेरे पास, बट मन ना इतना मेरे को इरिटेट कर देता, गुस्से नहीं देता, जा पैसे मैं बोल रहा हूँ जा पैसे लेके बैठा है, 15 मिनट से बात करते हैं, चलो इरिटेट कर दिया मेरे को, मतलब जा पैसे नहीं देता, बिल डिसऑनर। क्या हो गया, बिल डिसऑनर। तो अभी ऐसे केस में क्या होगा, मन क्या बोलेगा, बिल रिसीवेबल का असेट था, उसके सामने पैसे नहीं मिले, इस असेट को कम कर दो और फिर से पैसे किससे लेने हैं, सर्वेसर से, तो सर्वेसर नाम का डेटर्स बढ़ जाएगा, डेटर्स का असेट बढ़ा देगा, बिल्स रिसीवेबल का असेट कम कर देगा। मैं क्या बोलूंगा, मन नाम का बिल्स पेबल का लायबिलिटी कम हो गया, क्योंकि मैच्योरिटी डेट के बियॉन्ड उस चीज की वैल्यू बचती नहीं है, वो पीस ऑफ पेपर मैच्योरिटी डेट तक ही वैलिड होता है, और फिर से क्रेडिटर्स में मन का नाम आ जाएगा। हाँ है ना, याद रखिएगा डेटर्स क्रेडिटर्स के ऐसे कोई एडजस्टमेंट्स होते हैं या अनरिकॉर्डेड सेल्स या अनरिकॉर्डेड परचेजेस है, वो आरडीडी आरएफडीडी ये सबसे पहले करना होता है, तो पहले डेटर्स क्रेडिटर्स से रिलेटेड बाकी सब एडजस्टमेंट्स और फिर आरडीडी आरएफडीडी एनी सब थिंग्स। ऑनलाइन 12th इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएफसीएस। एंड एक है कि समर हॉलीडेज का कुछ आइडिया है क्या, बेटा ऑलरेडी ब्रोशर रेडी हो गया है, अगर आप एक बार रिसेप्शन पे चेक करेंगे ना कभी आएंगे तो आई थिंक उसमें हॉलीडेज का भी डेट आपका प्लान्ड हॉलीडेज का अभी तक जो एस्टिमेटेड है वो लिखा हुआ है। बट देख एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई बहुत बड़ा ट्रैवल इस समर वेकेशन के लिए प्लान मत करो, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रैवल आई वुड रिकमेंड डू नॉट प्लान इट फॉर दिस वेकेशन, अनलेस आपकी फैमिली कुछ इंटरनेशनल जा रही है, और तो जाओ यार छोड़ो तो जाके आ जाना, बट फिर वो अगर लेक्चर से क्लैश भी होता है बेटा वर्स्ट केस सिनेरियो में, तो आपको ऑनलाइन आने के बाद थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा ज़्यादा बड़ा ट्रैवल मत प्लान करो, अगर हो सके तो 3-4 दिन 5 दिन वैसा कुछ हो सके तो बेस्ट, बट सैटरडे संडे भी लेक्चर्स तो होंगे। संडे, अरे अभी से एवरी संडे वी विल मीट। एक बार अप्रैल मिड हो जाएगा तो हर संडे मोस्टली मेरा ही लेक्चर रहेगा। मैं तो देख, मैं ये ना आज मैं ये सिर्फ मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ मैं 1 मिनट के लिए प्लीज। ये जो अभी एक लड़का है यहाँ पे, ऑनलाइन वालों को भी बता दूँ, तुम समझ ही गए रहोगे कौन है वो लड़का, वो बोल रहा है सर संडे को लेक्चर्स मत रखना, छुट्टी दे देना। यही सेम ना पिछले साल अप्रैल में जब हमने स्टार्ट किया था तो 12वीं वाले भी बोलते थे। आज काफ़ी सारी ऐसी क्लासेस है जिन्होंने वो बातें मान के छुट्टी दे दी, उनका पूरा सीए फाउंडेशन का सिलेबस बाकी है, मई में एग्जाम है। मेरे बैच में 100% अकाउंट्स का सिलेबस हो गया, मैं अब रिवीजन करा रहा हूँ, मेरा 60 टॉपिक का रिवीजन हो गया 3 लेक्चर में। मान गया, वेरी गुड। चलो आई एम हैप्पी कि तूने रैशनल आर्ग्यूमेंट के सामने आर्ग्यू नहीं किया। कैपिटल एक्सपेंस रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस का क्या मतलब है, कोई असेट को खर्चे की तरह रिकॉर्ड कर लिया। असेट को खर्चे की तरह रिकॉर्ड, वो बोल रहा है कि अभी सब जोश में सीएफसी का पढ़ा दो। असेट इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस का क्या मतलब है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रॉन्गली रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट। आइडियली जाना चाहिए था मशीन में, हमने डाल दिया वेजेस में, तो सिंपल है, वेजेस में से माइनस, सॉरी ऊपर वाला है, वेजेस में से माइनस, मशीनरी में प्लस। दूसरा एग्जांपल उल्टा, एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड एज असेट,
रिपेयर्स टू मशीनरी रॉन्गली एडेड टू मशीनरी, तो मशीनरी में से माइनस, रिपेयर्स में प्लस, हाँ या ना। कभी कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म के लिए दिया हो, जैसे 10,000 का एडवर्टीजमेंट लिख के दिया है 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, और स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये करंट ईयर में तो सिर्फ 6 महीने के लिए यूटिलाइज किया कि नहीं किया, 6 महीना आउट ऑफ 60 मंथ्स, 5 साल 60 महीने होते हैं कि नहीं होते हैं, तो 60 महीने में से 6 महीना मतलब 54 मंथ्स का प्रीपेड हो गया, तो 10,000 पीएनएल में लिखने का डेबिट साइड पे, बट उसमें से 9,000 प्रीपेड माइनस कर देने का और एसेट साइड पे 9,000 का प्रीपेड दिखा देने का, हाँ या ना। कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स, बस ये लास्ट 5 हिडन एडजस्टमेंट्स डिस्कस करने। सेल ऑफ एसेट ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स है, तो सेल्स में से माइनस कर देंगे और एसेट में से भी माइनस। ये बहुत यूनिक एडजस्टमेंट है क्योंकि दोनों जगह पे माइनस होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं एक जगह माइनस तो एक जगह, अरे येड़े, एक जगह डेबिट तो एक जगह क्रेडिट होता है। सेल ऑफ एसेट ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, करना चाहिए था कैश टू मशीनरी, तुमने कर दिया कैश टू सेल्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीखा कि नहीं सीखा, होना चाहिए था कैश टू मशीनरी, कर दिया कैश टू सेल्स। इसको रिवर्स करोगे, सेल्स टू कैश, कैश कैश कैंसिल, रेक्टिफिकेशन एंट्री सेल्स टू मशीनरी, हाँ या ना। अभी सेल्स में क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, और मशीनरी में डेबिट बैलेंस है, कम कर क्रेडिट करना है तो करना पड़ेगा माइनस, तो दोनों में माइनस हो जाता है फाइनल अकाउंट्स में। बट डज दैट मीन कि हम दोनों सेम इफेक्ट दे रहे हैं, नहीं, एक डेबिट इफेक्ट है एक क्रेडिट इफेक्ट है, प्लस माइनस अलग है। एम आई मेकिंग सेंस। अभी तक ऐसा होता था कि कुछ चीजों में एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो जैसे डेप्रिसिएशन है, असेट की वैल्यू कम हुई, खर्चा बढ़ गया तो खर्चे में लिखा उधर माइनस किया, यहाँ पे वैसा नहीं है, थोड़ा सोचिएगा। सिमिलरली सेल ऑफ गुड्स ट्रीटेड एज सेल ऑफ एसेट, करना था कैश टू सेल्स, कर दिया कैश टू मशीनरी, तो अब दोनों बढ़ जाएगा, मशीनरी भी बढ़ जाएगा और सेल्स भी बढ़ जाएगा। लास्ट 5 हिडन एडजस्टमेंट में जैसे सैलरीज दिया है या रेंट दिया है, बोला है 10 मंथ्स का 5,000 है, तो अगर 10 महीने का 5,000 है तो 2 महीने का कितना, 1,000 रुपया बाकी है, खर्चे में ऐड कर दो और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, हाँ या ना। ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस दिया है और नीचे बोला है 3,000 का है टोटल, उसमें से एक बिल 30 जून को खत्म हो रहा है, 30 जून मतलब अगले साल के 3 महीने में जा रहा है, तो प्रीपेड कितना हो जाएगा, उस 2,000 का 3 महीने का 500 रुपया हो गया। तो अच्छा, कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो 3,000 था, नीचे 2,000 है, कंफ्यूजन है, वो एक्चुअली 3,000 में से एक बिल में गड़बड़ है, एक बिल तो इसी साल का है, हाँ या ना। तो 3,000 में से माइनस कर देना 500 रुपया प्रीपेड का, जिसको आप बैलेंस शीट में एसेट में दिखा देना। समझो रेंट रिसीव 10 महीने का है 5,000, तो 1,000 रुपया हो गया अक्रूड इनकम, रेंट में इनकम में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में एसेट में ऐड। 10% बैंक लोन 1 जैन को लिया था 25,000 का, 25,000 का 10% कितना होता है 2,500, बट कितने महीने के लिए, 3, क्यों, क्योंकि लिया कब था, जैन में, जैन फेब मार्च, तो कितना आया बच्चों 625, ये 625 का खर्चा पीएनएल में डेबिट और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज। अच्छा एक और चीज, ये 625 का खर्चा आया, अगर तुमको ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है तो वो अमाउंट इस 625 में से माइनस कर देना। समझो तुमको ट्रायल बैलेंस में, एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे, ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट, यहां दिख रहा है 10% बैंक लोन, 1 जैन को लिया हुआ 25,000, करेक्ट, क्रेडिट साइड पे आएगा, लायबिलिटी है, और यहां पे डेबिट साइड पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 500 रुपया। तो इसके इफेक्ट्स कैसे जाएंगे, समझो, पीएनएल डेबिट और बैलेंस शीट लायबिलिटीज, है ना। बैलेंस शीट लायबिलिटी में लोन लिख, अरे 10% बैंक लोन, लायबिलिटीज में लिख देंगे 25,000, हाँ या ना। कितने का इंटरेस्ट है यहाँ पे 500, उसको पीएनएल में डेबिट में लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन इनर कॉलम में 500, हाँ या ना। अब मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा कि इंटरेस्ट फॉर द ईयर कितना होगा, 25,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स, तो 625 हुआ कि नहीं हुआ, बट 625 में से ऑलरेडी पेड
500 दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो आउटस्टैंडिंग सिर्फ कितना हुआ बच्चों? 125। एम आई मेकिंग सेंस? तो ये 125 यहां पे लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 125, टोटल हो गया 625, और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहां पे आप 125 अलग से दिखा देंगे। आप चाहें तो लोन के अमाउंट में ऐड भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझा? पक्का? सर ये पीडीएफ शेयर करने को कर दो ना ग्रुप पे, फाइनल एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए बेटर पड़ेगा। ये भी हो सकता है वो कोई दूसरे लोन का इंटरेस्ट होगा, कुछ नहीं बोला होता तो आप अज्यूम करते सेम ही लोन है यार, ऐसा नहीं होता। चलिए डन। ऐसे ही कोई इन्वेस्टमेंट रहा, सबको समझा? पिछले वाला इन्वेस्टमेंट रहा 40,000 का इन्वेस्टमेंट है, 12% 1 अक्टूबर को लिया है, 40,000 पे 12% 6 महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 2400 पीएनएल क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे। हाँ या ना? विद दिस वी आर डन विद द रिविजन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सबको अच्छे से समझा है? पक्का? मेरे को तो लगता है आज का ये बहुत बेनिफिशियल होगा अगर किसी ने ध्यान से सुना है और समझा है तो। सब्सिडरी बुक्स एंड देन अगर कुछ 15-20 मिनट डाउट सॉल्विंग के लिए रहा तो ब्रेक। टाइम किसके पास है? चलो गाइस लेट्स कंटिन्यू। अपनी जिंदगी के कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करते हैं ना यार, अपने पास टाइम है क्या इतना सोचने का कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है? तुम्हारे लिए क्या बोला सब? तुम्हारे लिए मैटर क्या करता है? सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना। याद रखना फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा गोल्डन अटेम्प्ट होता है। एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में होते जाता है ना, तो यार मैंने जैसे सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, मैं जानता हूँ कितना आराम की लाइफ रहती है। सब चीज़, तुम्हारे सारे दोस्त भी मेजोरिटी तुम्हारे साथ रहते हैं, सब चीज़ के लिए तुमको एकदम कुछ भी यार मतलब फॉर्म भरने में भी झंझट नहीं होता है, सब चीज़ में एकदम आराम रहता है। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, ऐसा नहीं है कि सेकेंड अटेम्प्ट में करोगे तो कोई करियर ख़राब हो जाएगा या कुछ। हाँ, पहली जॉब के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है, ये एक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एकदम सीरियसली 12th के साथ साथ अभी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई चालू कर देना। कम व्हाट मे 2026 सीए फाउंडेशन अपने को क्लियर करना ही है, ठीक है? चलिए, उसके बाद फिर आपका मई 2027 में सीए इंटर आएगा ना। ऐसा बोली मत, बोले सर पास हो जाएंगे, ठीक है? चलिए गाइस, सब्सिडरी बुक्स की तरफ ध्यान देते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये तो करवा दिया था कि आपको कौन सी बुक में क्या जाता है। अभी हम लोग को ना सिर्फ प्रेजेंटेशन डिस्कस करना है। एक डिस्कस करता हूं पहले मैं परचेज बुक के लिए। परचेज बुक में एकदम डेप्थ में कराऊंगा, तो फिर उसके बाद की सारी बुक्स बहुत इजीली हो जाएगी, ठीक है? परचेज बुक, परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के कौन से आते हैं? तो दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, एक उधार पे खरीदा होना चाहिए और एक गुड्स खरीदा होना चाहिए। हाँ या ना? क्या क्या कॉलम्स आते हैं? एक आता है डेट, एक आता है नेम ऑफ सप्लायर, एक आता है एलएफ, एक आता है इनवर्ड इनवॉइस नंबर, और दो अमाउंट के कॉलम, एक ही अमाउंट का कॉलम, ठीक है? एक्चुअली कुछ इसमें ट्रेड डिस्काउंट वेट डिस्काउंट रहता है ना, तो अपन पहले इनर कॉलम में ग्रॉस अमाउंट लिख के लेस ट्रेड डिस्काउंट करके आउटर कॉलम में नेट दिखाते हैं। हाँ, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट रहा तो वैसे कर दो, ब्रैकेट में भी कर दो, चलेगा। इसके अलावा एक और प्रेजेंटेशन होता है जब जीएसटी वाला सम हो, तो उसमें इनर कॉलम में पहले अमाउंट सारा कंप्यूटेशन करते हैं, फिर आउटर कॉलम में नेट लिखते हैं, और फिर आगे सारे कॉलम्स भी बनाते हैं जीएसटी वीएसटी के। वो भी देख लेना, कम चांसेस है 11th के एग्जाम में आने के, बट अगर आपके कॉलेज में कराया है तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? अभी जैसे 2025 Jan 1 को मिस्टर ए से खरीदा 100 रुपए का, 15 को बी से खरीदा 200 रुपए का, 30 तारीख को सी से खरीदा 300 रुपए का। महीना खत्म हो गया, यहाँ पे आएगा टोटल, या इसके बदले आप लिख सकते हैं परचेजेस डेबिट भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? प्रेजेंटेशन ये होता है। अभी इसमें इवन तो अपन लोग लिख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ ए है, इसके पीछे की एंट्री क्या है? परचेज टू ए,
बट बार बार परचेज डेबिट सब में लिखने की बजाय ऊपर परचेज बुक लिख दिया तो समझ गया ना परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है या ना? ठीक है। अभी अगर इसी की लेजर पोस्टिंग करनी हो, क्या करनी हो? लेजर पोस्टिंग। 4 अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक परचेज, एक ए, एक बी और एक सी, हाँ या ना? अभी सब्सिडरी बुक्स में एक यूनिक किस्म की पोस्टिंग होती है। क्या होता है उसमें यूनिक? परचेज अकाउंट सीधा महीने के एंड में डेबिट करते हैं। कब डेबिट करते हैं? महीने के ए, बी और सी यानी पार्टी का अकाउंट सेम डे पे हम करते हैं। कैसे? एंट्री है परचेज टू ए, तो 1 जनवरी को मैं ए के अकाउंट में जाऊंगा, Jan 1, ऑपोजिट पर्टिकुलर्स लिखूंगा, बाय परचेज 100 रुपया, बट ए परचेज में अभी डेबिट नहीं करूंगा। Jan 15 को मैं बी के अकाउंट में जाऊंगा, लिखूंगा बाय परचेज 200 रुपया, परचेज में नहीं लिखूंगा। यहां पे जाऊंगा Jan 30 को, लिखूंगा बाय परचेज 300 रुपया, बट ए के अकाउंट में कब जाऊंगा? Jan 31, लिखूंगा टू सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब सबका टोटल, एज पर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ Jan 2025, और उधर इकट्ठा 600 रुपया लिख दूंगा। सबको समझा? ये यूनिक किस्म की पोस्टिंग हम सब सब्सिडरी बुक्स में करते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? यही सेल्स बुक रहेगा तो फर्क क्या हो जाएगा? महीने के एंड में सेल्स में क्रेडिट में आएगा और हर डेली बेसिस पे पार्टीज के अकाउंट में डेबिट साइड पे आते रहेगा, हाँ या ना? एम आई मेकिंग सेंस? चलूं आगे? ये हो गया। अच्छा, अभी अगर परचेज बुक समझ गया है तो जैसे परचेज बुक में यहां पे नेम ऑफ सप्लायर होता है, यही सेल्स बुक होती तो क्या आता? नेम ऑफ, मानते हैं कि नहीं मानते? इनवर्ड इनवॉइस नंबर के बदले क्या आता? आउटवर्ड इनवॉइस आता। क्लियर है? ये कौन सी बुक में होता गाइस? सेल्स बुक में। अगर परचेज रिटर्न बुक होती तो यहां पे तो नेम ऑफ सप्लायर ही आता ना, क्योंकि रिटर्न तो हम हमारे सप्लायर को ही करेंगे, और यहां पे आता डेबिट नोट नंबर। क्यों डेबिट नोट? लॉजिक क्या है? जब हमने खरीदा था तो हमने एंट्री क्या पास की? परचेज टू है। रिटर्न करते टाइम एंट्री क्या होगी? ए टू परचेज रिटर्न। क्या होगी? तो ए के अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं? डेबिट। तो ऐसे केस में हम उसको देते हैं डेबिट नोट। जब आप सामने वाले के अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, आप उसको डेबिट नोट देते हैं। जब सेल रिटर्न बुक होगी, यहां पे आएगा कस्टमर और हम लिखेंगे क्रेडिट नोट नंबर, क्योंकि हम सामने वाले के अकाउंट को रिटर्न के टाइम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। तो हम देंगे क्रेडिट नोट नंबर। इजी टफ। जो आप अपनी बुक्स में कर रहे हैं वो वाला नोट होगा आपके लिए। अगर आप डेबिट कर रहे हैं पार्टी को तो डेबिट नोट, क्रेडिट कर रहे हैं तो पार्टी को क्रेडिट नोट। इजी टफ? पक्का? कोई डाउट इसमें? ये हो गया परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। अगर आपको चारों बुक्स का इकट्ठा सम आता है, ध्यान से सुनिएगा, 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 पेज में, एक पेज पे ऊपर 2/3 पेज परचेज, 1/3 पेज परचेज रिटर्न, 2/3 पेज सेल्स बुक, 1/3 पेज सेल्स रिटर्न बुक। कॉलम्स बना लीजिएगा। अगर जीएसटी वीएसटी वाला है तो एक एक पेज का एक एक बना लेना, ठीक है? फिर है ना, काफी बार ऐसे सम्स में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस दिए होते हैं जो इन चारों में फॉल करते नहीं है, ठीक है? ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दे दिया कैश सेल्स। क्या दे दिया? कैश सेल। तो सेल्स बुक में जाएगा क्या? नहीं, वो जाएगा कैश बुक में। कोई बोलेगा सर बट सेल्स है ना, क्रेडिट सेल है क्या? नहीं, सेल्स बुक में सिर्फ कौन सा सेल जाता है? क्रेडिट सेल। तो सेल्स बुक में नहीं जाएगा, कैश बुक में जाएगा। तो ऐसे केस में आपको नीचे क्या लिखना होगा? नोट। क्या लिखना होगा? ट्रांजैक्शन डेटेड सो एंड सो विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हेंस नॉट प्रेजेंटेड अबव, या ऐसा कुछ। अभी कई लोग इसमें बोलते हैं नोट मत लिखो, उसके बदले जर्नल प्रॉपर बना दो। क्या बना दो? अभी जर्नल प्रॉपर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट सारे ट्रांजैक्शंस तो जर्नल प्रॉपर में नहीं जाते हैं बचे हुए। जो कैश बुक के ट्रांजैक्शंस हैं उनका क्या करने का? तो वो आपको कॉलेज के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, आपके कॉलेज में जो बोला हो, ठीक है? सिंपल है। एग्जाम में सीए का रहेगा तो आप नोट लिख दीजिएगा बाकी चीज़ों के लिए, और बोला है जर्नल प्रॉपर बनाइएगा तो सिर्फ वो ट्रांजैक्शन डालो जो जर्नल प्रॉपर में जाते हैं, जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी, हाँ है ना? वही सब डालना है। बाकी कैश बुक के लिए तो फिर भी क्या लिखना पड़ेगा? नोट। बोल, क्या बोल रहा था?
गलत है ना यार। तो उन्होंने बेसिकली रूल ये फॉलो किया है कुछ कॉलेजेस में कि जो इन चारों में फॉल करता है ठीक, उसके अलावा सब कुछ आप जर्नल प्रॉपर में एंट्री दिखा दो बेसिकली, विच आई डू नॉट अग्री विथ, बट ठीक है, जैसा कॉलेज बोलेगा उसमें वैसा करना है, मैं ये बता रहा हूँ। क्लियर है? बहुत मार खाएगा तू, अभी बस सीए में काम आने वाला है। कैश बुक में चलें। कैश बुक अपन बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अच्छा, रिवीजन भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, ठीक है। टाइम कहाँ है, रुक जा। पहले तो आर्नवी आई बिलीव सब्सिडरी बुक्स के रिवीजन के लिए आपने ही बोला था, हो गया है क्या अच्छे से? कुछ डाउट है क्या? डन। पेटी कैश बुक कभी नहीं किया ना, एक बार रिवीजन पेटी कैश बुक एक बार करवा देता हूं मैं, ठीक है गाइस? मैं शॉर्ट में ही करवा रहा हूं पेटी कैश बुक। क्या तो उल्टा सुन ले ये तो फिर। तो पेटी कैश बुक क्या होता है? जो भी पेटी खर्चे हैं, पेटी मतलब स्मॉल, जो खर्चे मतलब कैसा है, जैसे कोई ऑफिस में मिलने आया तो उनको चाय पानी देना, हाँ, फिर या कुछ प्रिंट आउट लेना या ऐसा कुछ छोटा मोटा खर्चा रहा, तो उसके लिए हम बनाते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में द होल पॉइंट बीइंग, ये जनरली कोई ऑफिस का मैनेजर वैनेजर जो रहता है, क्या हो रहा है भाई, लिखा क्यों नहीं जा रहा है? लिख पा रहा हूं, मिटा नहीं पा रहा हूं, है? कुछ तो गड़बड़ है, बट ठीक है। तो पेटी कैश बुक में बेसिकली हम क्या करते हैं, अरे ये वापस आ गया मिस, ठीक है। पेटी कैश बुक में क्या होता है, हम छोटे मोटे खर्चों रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अभी है ना, एक दो ही कॉन्सेप्ट, एक मेनली तो इम्प्रेस्ड वाला कॉन्सेप्ट है, वो मेरे को करवाना है, वो मैं समझा देता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए पेटी कैश बुक कैसे बनता है। दो चीज़ होती है, एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक, एक होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। देयर इज़ अ वेरी गुड चांस आपको एनालिटिकल ही आएगा बनाने को। तो क्या क्या कॉलम्स आते हैं, आप लोग भी मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं। पहला कॉलम आता है अमाउंट, ठीक है, फिर आता है रिसीट नंबर, करेक्ट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ आता है क्या? नहीं, वाउचर नंबर आता है, और फिर अमाउंट, करेक्ट? समझ रहे हैं? इसके आगे के कॉलम्स में बाद में कराता हूं, ठीक है ना? पहले ये वाले पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पार्ट इज सिंपल कैश बुक, आगे वाला पार्ट इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अभी इसमें क्या किया है ना, बेसिकली डेट और पर्टिकुलर्स का कॉलम कॉमन ले लिया है। ये डेबिट साइड वाला अमाउंट हो गया, ये क्रेडिट साइड वाला अमाउंट हो गया, ठीक है? तो जैसे 2025 Jan 1 हमारे पास बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेट्स से 100 रुपया है, तो हमने यहां पे लिखा 100 रुपया डेबिट साइड पे, करेक्ट? फिर क्वेश्चन में कभी कभार सीबीएफ लिखा रहता है, हाँ, कैश बुक फोलियो नंबर आता है बच्चों, यहाँ पे कैश बुक ये साइड पे आता है ना, यहाँ पे आता है कैश बुक फोलियो नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कैश बुक में ये कौन से पेज पे अपीयर कर रहा है, ठीक है ना? प्रेजेंटेशन देख लेना भाई, एक आध कॉलम मिस हो जाएगा, माफ कर देना, अमाउंट सारे कहाँ लिखने हैं वो समझा दूंगा। अरे हाँ भाई, ये ले, ये रिसीट है, ये पेमेंट है, माफ करो भैया, ये है थोड़े बेकार बच्चे हैं यहाँ पे, मैंने भाई नहीं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 रुपए, गाइस ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर 2400 रुपीज, आगे अगर लिखा है बाय कैश तो अज्यूम करना कैश में आया है, बाय चेक तो टू बैंक लिखना। यहाँ पे Jan 1 को समझो हेड कैशियर से पैसे आए, तो पेटी कैश का असेट बढ़ गया, कैशियर बैंक का असेट कम हो गया, तो टू कैश या बैंक आ सकता है, हाँ या ना? लेट से 2400 रुपये आया, वो यहाँ पे लिख देना, करेक्ट? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर जितनी भी पेमेंट्स रहेंगी पूरे महीने में, वो यहाँ पे बाय 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 करके लिखते रहना, ठीक है?
जितना भी अमाउंट रहेगा 50, 10, 20, 100, 200 यहां पे लिखते रहना। सब समझ रहे हैं अच्छे से? अभी क्या होएगा, जब आपके हिसाब से खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है बताता हूं, सिंपल है। पहले एक लाइन ड्रॉ करना सिर्फ डेट, पर्टिकुलर्स और यहां वाले अमाउंट में, और ये खर्च जो पेमेंट्स की है ना सारी, वो पेमेंट्स का टोटल ले लेना। समझो पेमेंट्स का टोटल आपको आया 1900। कितना आया बच्चों? ये लिखा। फिर एक लाइन खाली छोड़ना और फिर पूरे में लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, पहले सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट, राइट हैंड साइड वाले अमाउंट में लाइन ड्रॉ करी और फिर पूरे में लाइन ड्रॉ करी। ये 1900 यहां का टोटल है। अभी यहां पे लेने का टोटल 100 प्लस 2400 कितना आया? 2500। यहां पे भी लिखने का 2500 माइनस 1900 कितना बचा? 600, है ना? ये अपनी टोटल का रो है। और यहां पे फिर आपको जैन 31 को लिखने का बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसको आप अगले महीने में ले जाएंगे फेब 1 में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 600। सबको समझा नॉर्मल लेजर का बैलेंसिंग यहां कैसे हो रहा है? अगले महीने के लिए अगर कुछ बोला नहीं हो कि हेड कैशियर से कितना पैसा आया है, तो सम यहां पे खत्म हो जाएगा, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। बट कभी कभार ऐसा लिखते हैं कि इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो करती है कंपनी। क्या फॉलो करती है? इम्प्रेस्ड का क्या मतलब है कि महीने के स्टार्ट में हमेशा एक सर्टेन लेवल ऑफ पैसा हम मेक श्योर करेंगे कि कैशियर के पास हो। तो अभी पिछले महीने 100 था तो 2400 दिया, तो व्हाट इज द इम्प्रेस्ड का लेवल? 2500 है कि नहीं है गाइस? पिछले महीने 100 रुपया था, हमने उसको कितना दिया? 2400। तो हम लोग उसका बैलेंस बढ़ा के कहां तक ले गए? 2500। कभी कभार क्वेश्चन में लिखेंगे कि इम्प्रेस्ड का लेवल कितना है, नहीं लिखेंगे तो आप इस तरीके से जज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी इस महीने कितना बचा है उसके पास? 600। अगर क्वेश्चन में बोला है द कंपनी फॉलोज इम्प्रेस सिस्टम, तो चुपचाप यहां पे फेब 1 में टू कैशियर बैंक डिपेंडेंट ऑन जो ऊपर लिखा था वही सेम यहां पे लिख देना 1900। हाँ या ना? तो इम्प्रेस सिस्टम रहा तो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस भी 2500 तक ले जाना। समझे या नहीं समझे? जितना शॉर्टफॉल हो कैश में वो रिसीव कर लेना। प्लीज बताइए सबको समझा है? पक्का? ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए इफ यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है। अभी ये 1900 अगर आप देखोगे तो दिस मैचेस एग्जैक्टली विद माय पेमेंट्स का अमाउंट। हाँ या ना? इज इट कि ये हमेशा मैच करेगा? नहीं। समझो यहां पे जैन 25 को लिखा हो टू सन्ड्री इनकम, कुछ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से पैसा आया, 50 रुपए यहां पे आया। तो ऐसे केस में यहां पे टोटल 2500 के बदले कितना आ जाएगा? सॉरी, यहां नहीं, यहां आ जाएगा 2550 आ जाएगा। सेम यहां पे 2550, यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों? 650। ये आ जाएगा 650। तो अब मिलेगा कितना? 1850, क्योंकि इम्प्रेस्ड का लेवल कितना है? 2500। तो इवन तो यहां पे पेमेंट्स 1900 की हुई है, मिलेगा कितना? 1850, क्योंकि कुछ सन्ड्री इनकम हमारे पास आ गई थी। एम आई मेकिंग सेंस? अरे हाँ या ना? चलूं आगे। फिर इसके बाद जो एनालिटिकल वाला पार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी पेमेंट हुई है उनको एनालाइज करते हैं, उनको अलग अलग हेड्स में डालते हैं। तो एक एक हेड का आप एक एक वो बनाते जाइएगा। एंड में एक आता है यहां पे लेजर फोलियो भी आता है, एलएफ आता है, और एक आता है लेजर का कॉलम, और यहां पे एक उससे पहले वाला होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है। तो अभी मोस्ट पॉपुलर हेड्स क्या क्या हैं? जैसे ये 50 रुपया मैंने प्रिंटिंग का दिया है, तो अगर ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम है तो यहां लिख देने का। ये 100 रुपया 10 रुपया मैंने ट्रैवलिंग का दिया है और ये ट्रैवलिंग का है, तो मुझे ये 10 रुपया यहां लिख देने का। तो एक और बार अमाउंट लिखने का राइट हैंड साइड में, वो जिसमें फॉल करता है उसमें, और ये यहाँ पे इतना, ये 1900 के साइड में जाएगा, समझ रहे हो? और सबका टोटल ले लेने का। इन सबका टोटल भी मिला के कितना आएगा गाइस? 1900। हाँ या ना? अभी क्या पॉपुलर हेड्स होते हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस, पोस्टेज एंड कुरियर, कैरेज एंड कार्टेज, मिसलेनियस एक्सपेंस, एलएफ और लेजर तो बनाना ही है।
जो भी, अच्छा कोई बोलेगा सर कैसे पता चलेगा किसी का सेपरेट अलग से बनाना है क्या? या तो चीजें बहुत रेकरिंग हो या अमाउंट बढ़ाओ तो उसका अलग से हेड बना देना, हाँ या ना, बाकी सब किस में डाल देना, मिसलेनियस में। और लेजर में कौन सी चीजें जाएंगी? लेजर में जाएंगी जो या तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है या रियल अकाउंट से रिलेटेड। जैसे हमने अशोक को 500 रुपए दिए, ऐसे ही नहीं दे दिए, लेने वाले हैं, तो यहां पे आएगा टू अशोक आएगा, सॉरी बाय अशोक आएगा। क्या आएगा? बाय अशोक। वो लेजर के कॉलम में लिखने का, किस में लिखने का? लेजर में। समझा सभी लोगों को? कोई डाउट? या जैसे कोई टेबल या फर्नीचर खरीदा, रियल अकाउंट होता है ना, वो भी यहाँ पे आएगा, वो कोई खर्चे में जाना नहीं चाहिए। बेसिकली कोई भी चीज जो कोई असेट से रिलेटेड है, मतलब हमको फ्यूचर में पैसा वापस आने वाला है, तो यहाँ पे जाएगा, लेजर के कॉलम में जाएगा। मेक सेंस? सबको समझा? ठीक है। अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है। अरे यार वापस घुमा दिया। ठीक है, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे आएंगी, ध्यान से देखिए। जब पेटी कैश में पैसा आएगा तो पेटी कैश का असेट बढ़ाने के लिए डेबिट, टू कैश बैंक का असेट कम करने के लिए क्रेडिट, हाँ या ना? ठीक है, एक तो ये एंट्री हो गई। ये कब होती है? जनरली स्टार्ट ऑफ द मंथ या स्टार्ट ऑफ द वीक पे, हाँ या ना? कभी कभार वीक का भी बनाने को आ जाता है भैया। इसके बाद ना पूरे महीने कोई एंट्री नहीं करने का, सीधा एंड ऑफ द मंथ में एंट्री होती है। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ में एंट्री क्या होती है? जितने भी आपने अलग अलग हेड्स बनाए हैं, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एंड कुरियर अकाउंट डेबिट, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, जो भी हैं वो सब लिखने का खर्चे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? इसके अलावा जो भी लेजर में है आइटम्स वो यहां पे आएंगी, जैसे अशोक अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट। समझ रहे हो? टू पेटी कैश अकाउंट, हाँ या ना? उतने से मेरा पेटी कैश का असेट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझो 100, 200, 700, 300, 450, 150, ये मिला के कितना हो गया बच्चों? 1900। तो टू पेटी कैश करके आएगी, ये एंट्री आएगी मंथ के एंड में। कोई डाउट इसमें? हाँ, एंट्री करते हैं, क्योंकि पेटी कैश बुक से तो सीधा अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफर करेगा तू? तो ये तू जनरल प्रॉपर में पास कर देता है। डे टू डे उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, सिर्फ महीने के एंड में ये सब लिख देने का। सब में नहीं करना है, अगर क्वेश्चन में बोला हो तो करना है। चांसेस आर लेस देन 1% के पूछा होगा। इसके अलावा अगर कुछ सन्ड्री इनकम आई थी तो उसकी एंट्री पेटी कैश टू सन्ड्री इनकम भी दिखा देना, जो 50 रुपए का मैंने एग्जाम्पल दिया था, याद है? बस इस महीने की और कोई एंट्रीज नहीं है। फिर अगले महीने फिर से पेटी कैश टू कैश बैंक, जो अपन ने 1850 रुपए रिसीव किए, हाँ या ना? सबको समझा? इसी के साथ पेटी कैश पूरा रिवीजन समाप्त। एक मैं तुम लोग को पहले बोला था थोड़ा स्टॉक मार्केट फॉलो करने को, लोग कोई कर रहे हैं? अभी ऐसा मुझे लगता है आज ना रिलायंस, ऐसा मुझे लगता है, मैं एब्सोल्युटली गलत हो सकता हूँ, रिलायंस का प्राइस बहुत नीचे जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। रीजन बीइंग, कल एक न्यूज आई, एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ टाई अप किया है। स्टारलिंक जो इलॉन मस्क वाला है ना, इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करने के लिए, हाँ, उनका कल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ऐसा लगता है मेरे को, देखो अगर थोड़ा सीखना है तो थोड़ा सा फॉलो करना स्टार्ट करो। चेक करना कि आज एक तो एयरटेल का भाव ऊपर जाएगा और रिलायंस नीचे जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा अभी सीए कर रहे हैं, फाइनेंस हैं, तो इससे तो थोड़ा नॉलेज है ना। तो ये देखो न्यूज़ कैसे अफेक्ट करती है आज। आई थिंक दिस विल हैपन, देयर इज अ वेरी ब्राइट चांस, तो और बढ़ेगा भाव। ठीक है, 9-14 हुआ है, देखिए क्या प्री ओपनिंग में रिलायंस क्या चल रहा है। हाँ, पोपट हो गया अभी ये कल की न्यूज़ तो यही थी। देखिए अभी मैं क्या करूं, मैं तो हीरो बनने आया था कल की न्यूज़ पे। अभी इन्होंने सुबह सुबह मोटा भाई ने ऐसा, ए यार अंबानी जी यार ऐसे करते हैं धोखा बच्चों के साथ, मैं तो सिखा के हीरो बनने वाला था।
मैं सोचा आज मैं एकदम है ना बच्चों को अपनी स्मार्टनेस दिखाई दूंगा कि देखो गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ एक थियोरेटिकल क्लासरूम नहीं है, हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेटेड चीजें, और पोपट कर दिया आज। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ नेवर बेट अगेंस्ट रिलायंस। चलो गुड, मैं तो खुश हूं क्योंकि मैं एयरटेल नहीं, मैं तो रिलायंस का ही शेयर होल्डर हूं। चलिए गाइस, विद दिस आई थिंक वी आर डन विद द एंटायर एफआईजीसी का रिवीजन। वो कल का न्यूज़ है, बट वो कल 4 बजे आ गया था, उसके बाद से सबको लग रहा था आज रिलायंस गिरेगा, बट अभी हाँ, आई एम हैप्पी। अंबानी जी यार, ठीक है। चलो गाइस, कुछ और बाकी है क्या? ऐसा लग रहा है कुछ डाउट सॉल्विंग या कुछ करना है। एनएमएटी भाई वालों से रिक्वेस्ट है, अरे धर्मवीर चल बे अपना काम कर, बोल रहा है पोपट हो गया। अच्छा मैं तो खुश हूँ बट इस पोपट में। मैं ये बोल रहा हूँ कि संडे को मैं ग्रुप पे डालता हूँ कि आना है एनएमएटी भाई वालों को, आप कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? वो है क्या उस ग्रुप पे? आप उससे पूछ लीजिएगा। मोस्टली 9:30 रहेगा, 9:30 AM यहीं पे रहेगा मेरा लेक्चर, तो उनके साथ आप लोगों को लास्ट 2 बेंच पे बैठ के चुपचाप प्रैक्टिस करना है, जो जो डाउट्स रहेंगे वो मैं करवाऊंगा, वैसा है ना। चलिए, एनएमएटी भाई वालों को आई विल सी यू ऑन संडे। बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स गाइस। कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। चलो बाय बाय गाइस।